Hello, my dear students. How are you? I think all of you are well during the COVID-19 pandemic. और धीरे धीरे COVID-19 pandemic का असर जो है वो खत्म हो रहा है और मे बी hopefully yesterday I got a letter from AICTE, so I think your classes will be begin from 1st December regularly. But the online process of learning is going on, no issue. So guys, today I am discussing second part of solid dielectric material. First part is already uploaded in my YouTube channel. And the guys, before that I request you, if you are visit first time in my channel, kindly subscribe the channel and share with your friends and colleagues if you are the faculty member of electrical engineering department anywhere across the country in the branch of electrical as well as electrical and electronics engineering. So guys, before going to discuss the topic of different types of breakdown mechanism in solid dielectric, I suggest you can refer these books written by great scholars and professors जिनकी पदचिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं. इन्होंने काफ़ी अच्छी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है कि ये सारी चीज़ों को इन्होंने बुक में लिख के हमें दिया है, जिसके थ्रू हम लोग थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जहां भी हमें एप्लीकेशन करना है इन द इंडस्ट्री, इन द ट्रांसमिशन, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इन द जनरेशन, वहां पे हम लोग योगदान कर रहे हैं. सो हेड्स ऑफ टू दीज गाइज, दीज प्रोफेसर्स. सो गाइज, before going to start these topics, I just give you the brief of the overall solid dielectric breakdown mechanism. Before this lecture, in my first lecture, I covered three breakdown mechanisms. First one is intrinsic breakdown, second one is electromechanical breakdown, and third is electrochemical breakdown. So remaining two breakdown mechanism like thermal breakdown in solid dielectric as well as string and tracking will discuss in this lecture. So guys, I am going to start now. So when an insulating material is subjected to an electric field, the material gets heated up due to polarization. ऑब्वियस सी बात है कि ड्यू टू पोलराइजेशन, और हमें भी पता है कि जहां पे करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी कंडक्टर की या इंसुलेटर की, जहां पे भी करंट की फ्लोइंग होगी वहां पे हीट डेवलप होगा ही होगा. तो जब लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग किसी सिस्टम में रख देते हैं उसको, तो वहां पे तो हीट जनरेट होगा ही होगा. The conductivity of material increases with increase in temperature. जैसे जैसे आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है जब टेम्परेचर की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, तो उसी तरह से ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है जब हम लोग मटेरियल का टेम्परेचर राइज करते हैं. एंड बिफोर दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट व्हेन वी विल सब्जेक्ट इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर ए लॉन्ग टाइम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हीट वहां पे जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है. And a condition of instability is reached when the heat generated exceed the heat dissipated by the material and the material breaks down. तो जो उसका विदस्टैंड पावर है, हीट डिसिपेटेड जो उसका मैक्सिमम है कैपेबिलिटी, उससे जैसे ही आगे चला जाता है तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है ड्यू टू थर्मल प्रॉपर्टी, हीट के कारण. तो उसमें यह कहा गया है कि इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द हीट जनरेटेड WDC और WAC is equal to heat dissipated WT. मीन्स एक इक्विलिब्रियम की एक बॉर्डर कंडीशन होती है. वो बॉर्डर कंडीशन क्या है? बॉर्डर कंडीशन ये है कि जो हीट जनरेटेड बाय DC, मतलब जो DC ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें जो हीट जनरेट हो रहा है और जो AC ट्रांसमिशन है उसमें जो हीट जनरेट हो रहा है, ये दोनों हीट जो टोटल हीट डिसिपेटेड है उसके इक्विवेलेंट आ गया, तब तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा. एंड आगे ये लिखा है कि ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन WDC और WAC एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ WT, वेयर WDC इज इक्वल टू A स्क्वायर सिग्मा W अपॉन CM स्क्वायर. आगे क्या है हम आगे के इक्वेशन में देखेंगे. आप ये देखिए, ये हमारे पास 3 E की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1, E2 एंड E3. आप देखिए ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है वो कम हो रही है. तो आप ये देखिए कि E3 जो है वो ग्रेटर देन E2 एंड ग्रेटर देन E1 है. यानी E1 में आप देख रहे हैं कि टाइम जो है वो कम ले रहा है ब्रेकडाउन में, E2 में थोड़ा सा और कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, और E1 में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बियर कर रहा है. बट टाइम के साथ हीट गेन्स और लॉसेज ये दोनों मेंटेन है.
तो ये एक हीट डेंसिटी ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हीट जो है वो कंडक्टिविटी को या टेम्परेचर को, किस तरह से टेम्परेचर और जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, जो पोटेंशियल फील्ड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 E2 E3, वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है इन सब चीजों। क्लियर है? तो अगर हमारा E3 सबसे ज्यादा है तो आप देखो लॉस भी सबसे ज्यादा हो रहा है, हीट लॉसेस। E2 उससे कम है तो उससे कम लॉसेज हो रहा है, E1 उससे कम है तो ये कम लॉसेज। तो फाइनली जो हमारा सेकेंड लाइन है ना, उसको आप लोग कंसीडर करके चलिए। सेकेंड लाइन यही कहता है कि जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाने के साथ साथ जो सिस्टम का टेम्परेचर है अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है सिस्टम की वो बढ़ जाती है, और उस कंडक्टिविटी के बढ़ने के कारण जब सिस्टम धीरे धीरे हीट होने लगता है तो एक ऐसी लिमिट आती है जब हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने यहाँ दिखाई हुई ये ब्रेक हो जाती है, देन हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो हमारा ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में यही है WAC का फॉर्मूला है। WAC का फॉर्मूला देखिए क्या, ये WAC का फॉर्मूला है हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द AC सप्लाई। आप देख रहे हो E² F रिलेटिव परमिटिविटी ER 10 del divided by 1.8 into 10 to the power 12 W per centimeter cube। तो ये हीट डिसिपेटेड, हीट जनरेटेड है, जहां पे F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, डेल क्या है लॉस एंगल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड E इज द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। अगर मैं WT की बात करूं तो WT में इससे पहले आपने देखा था WDC के केस में मैंने क्या कहा था कि E² सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। अब जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी उसी तरह से आपका जो WDC है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपका E² तो हमने फिक्स कर दिया है सिस्टम का, हमारा वोल्टेज ये है, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होने। चेंजेस कहाँ होंगे? कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी किससे चेंज होगा? आपके टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सिग्मा बढ़ा मतलब WDC की वैल्यू बढ़ गई। अब हीट डिसिपेटेड जो फॉर्मूला होता है WT, दैट विल बी इक्वल टू CB dt अपॉन dt प्लस डाइवर्जेंस K ग्रेडियंट T, वेयर CB क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्पेसिमेन। ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका स्पेसिफिक हीट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ कि इतना ही होगा। T temperature of the specimen, K thermal conductivity of the specimen and T time over which the heat is dissipated। तो ये सारे चीजों के देखने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा थर्मल ब्रेकडाउन है वो तब होगा जब हमारा हीट जनरेटेड बाय DC सिस्टम यानी WDC इज इक्वल टू E² सिग्मा, और हीट जनरेटेड बाय AC मींस E² F ER 10 del by 1.8 into 10 to the power minus 10 to the power 12। ये दोनों की वैल्यू दोनों सिस्टम के केस में अगर WT से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा और हमारा सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो सॉलिड में थर्मल ब्रेकडाउन इसी केस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द ट्रैकिंग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। हमेशा बेटा नाम शुरू से लिया जाता है ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग, बट ट्रीइंग से पहले मैं ट्रैकिंग को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब ट्रैकिंग बनेगा उसी ट्रैक को हम लोग ट्रीइंग कहते हैं। तो सबसे पहला लाइन देखिए इसमें क्या है, व्हेन टू इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड द असेंबली इज प्लेस्ड इन एन आउटडोर एनवायरनमेंट। मींस आप एक एग्जांपल ले लीजिए पिन टाइप या डिस्क टाइप इंसुलेटर का, उसमें आप देखेंगे कि नीचे से हमारा कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके थ्रू हमने उसको हैंग किया हुआ है, और उसके ऊपर से हमारा एक वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम भेज रहे हैं। किसमें भेज रहे हैं? ओपनली भेज रहे हैं, ओपन एनवायरनमेंट में हम लोग भेज रहे हैं। So one contaminates in the form of moisture or dust particles will get deposited on the surface of insulation and leakage current starts between the electrode through the contaminant said moisture। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब फॉग का टाइम होता है तो उस इंसुलेटर पे जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है या जो ह्यूमिडिटी है वो उस पे एब्जॉर्ब होती है। जब वो एब्जॉर्ब होगी तो बहुत फाइन पार्टिकल जिसको हम लोग PM2.5 या PM10 बोलते हैं वो उस पे धीरे 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 एब्जॉर्ब होने लगता है और वो एक पतली सी एक फिल्म बना देता है। और वो जो फिल्म है वो फिल्म किसका है? वो फिल्म है कार्बन कंटेंट्स, उसके बाद सल्फर कंटेंट और उसके बाद मॉइस्चर, इन सब का कंटेंट बनके एक फिल्म उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर में प्रिपेयर हो जाता है। अब क्या होता है, द करंट हिट्स द मॉइस्चर एंड कॉज ब्रेक्स इन द मॉइस्चर फिल्म। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब वो मॉइस्चर और लिक्विड है वो जब हम कंडक्टर में करंट पास करेंगे
तो वहां पे हीट डेवलप होगा और धीरे 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 करके वो ड्राई हो जाएगा, उसकी आउटर सरफेस जो होगी वो पूरी की पूरी ड्राई हो जाएगी। These small films then act as electrodes and a spark are drawn between the film. वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उस पोर्सिलिन या जो भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा और उस पर एक स्पार्क होने लगेगा। द स्पार्क कॉज कार्बोनाइजेशन एंड वोल्टाइलाइजेशन ऑफ द इंसुलेशन एंड लीड to formation of permanent carbon tracks on the surface of the insulation. आपने कभी कप देखा है, जो कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं उसमें जब हीट जनरेट होता है तो उसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल क्रैक्स आ जाते हैं, प्लेट्स में भी, आप चीनी मिट्टी की प्लेट्स देखो उसमें भी। वो क्यों होता है, वो क्या होता है, अपर लेयर पे जब हीट ज्यादा होता है तो वो क्रैक्स बन जाते हैं। ट्रैकिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ए परमानेंट कंडक्टिंग पाथ यूजुअली कार्बन अक्रॉस द सरफेस ऑफ इंसुलेशन, यानी उस इंसुलेशन पे एक परमानेंट एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट हो जाता है जो कि कार्बन का बना हुआ होता है उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे। जनरली आपको जो पिन टाइप या डिस्क टाइप इंसुलेटर है उसके सबसे अपर लेयर पे आपको इस टाइप के मैकेनिज्म आपको दिखने को मिल सकते हैं, जो सबसे अपर लेयर होगा। बाकी के लेयर में ये नहीं होगा उतना जितना सबसे ज्यादा अपर लेयर में होगा। अब ट्रीइंग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, अब इसके बाद जो पार्ट आता है दैट विल बी द ट्रीइंग। ट्रीइंग क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ ए स्पार्क चैनल ड्यूरिंग ट्रैकिंग। इसीलिए मैंने ट्रैकिंग को पहले एक्सप्लेन किया कि पहले आप ट्रैकिंग समझिए क्या है। ट्रैकिंग क्या था, एक पर्टिकुलर डिस्क या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर जो हमारा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी और डस्ट के कारण जो एक फिल्म तैयार हुई है अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, वो हो गया आपका ट्रैकिंग। अब उस ट्रैकिंग को जो कह रहा है द स्प्रेडिंग ऑफ स्पार्क चैनल, उस ट्रैकिंग में जो क्रैक्स है और उसमें जो स्पार्क्स हो रहे हैं ड्यूरिंग ट्रैकिंग इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्री। वो एक तरह से आप देखोगे तो जैसे लाइटनिंग होता है ना कि मल्टीपल ब्रांच इस तरह से निकल रहे हैं, उसी तरह से इस ट्रैकिंग में भी मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे जिसको हम लोग ट्रीइंग कहेंगे। इन प्रैक्टिस द सरफेस ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑलवेज हैविंग द कंडक्टिंग फिल्म विच इज फॉर्म ड्यू टू मॉइस्चर। हर एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक का जो सबसे टॉप लेवल का होगा सरफेस, उस पे ट्रैकिंग और ट्रीइंग मैकेनिज्म होना तय है ड्यू टू मॉइस्चर के कारण। ऑन एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज द फिल्म स्टार्ट कंडक्टिंग रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ हीट एंड द सरफेस बिकमिंग ड्राई। तो क्या होता है, सरफेस ड्राई हो जाता है, उसमें क्रैक्स हो जाता है, धीरे धीरे टाइम लैग के बाद वो कुछ टाइम ऐसा आता है कि आपका वो इंसुलेटर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है, अपना जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी वो लॉस कर देता है। With organic insulating material, the dielectric carbonizes at the region of sparking and carbonized region act as permanent conducting channel. तो हम क्या देखते हैं, परमानेंट कंडक्टिंग चैनल जो है वो क्रिएट हो जाता है आउटर सरफेस ऑफ द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। द ट्रीइंग फेनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन ऑल डाइलेक्ट्रिक वेयर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स प्रिवेल। जहां पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स होगा वहां पे आपको 100% ट्रीइंग और ट्रैकिंग मैकेनिज्म दिखेगा। अब इसको मेजर करने के लिए देखो क्या है, ये एक स्पेसिमेन है, इसके बीच आप देख रहे हो हमने एक ये स्पेसिमेन है जिसके ऊपर में हम लोग ये कंडक्टिंग मटेरियल जो है ये सारा रखते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है जिसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा एक बेस है, नीचे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा हुआ है जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में मैंने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो आप V1 देख रहे हैं, ये D1 देख रहे हैं। D1 क्या है, ये स्पेसिमेन और इसके बीच में करंट के बीच में जो गैप है दैट विल बी द D1 एंड D2 है। अब आप ये देखिए कि क्या होता है जब इस पे एक फिल्म क्रिएट हो गया एक पतला सा, तो जो D1 की वैल्यू है ना बेटा वो कम हो जाती है, और D1 जब कम होगा तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेशन का वो बिगड़ जाएगा। D2 कोई बात नहीं, D2 पर्टिकुलर गैप है, ठीक है, मेंटेन रहेगा, बट D1 जो है वो उस फिल्म एक अपर लेयर पे फिल्म बनने के कारण D1 की वैल्यू नॉर्मल के बजाय उसमें कम हो जाएगी। ये हमारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 एंड 2, इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये रखा। अब देखिए आप, अब जो ट्रीइंग का है, अब देखो ब्रेकडाउन ड्यू टू ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग जब आप देखेंगे इसमें, तो आप ध्यान से देखिए ये यही चीज है, ये चैनल्स है, और आप ये जो देख रहे हैं ये एक तरह से रिंग नहीं, अलग अलग टाइप से, ये हमारा आउटर जो हमारा इंसुलेटर है डिस्क है उसका एक डायमेंशन आप मान लीजिए। तो इस तरह से ये ट्रैक बनता है जिसपे ये करंट स्पार्क होते हैं, और ये देखो एक ट्री के फॉर्म में इसीलिए।
और जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग का, तो स्टडी में 16-17 जो नंबर दिए हुए हैं इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो हाई वोल्टेज पे आगे रिसर्च करता है उसके लिए ये आगे डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग। अब ट्रीइंग में क्या है, सपोज द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक with an relative permittivity of ER has some gas pocket trapped inside it। अब कई बार क्या होता है, कुछ गैस पॉकेट्स भी बन जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर है, वेपराइज होगा, बबल्स होगा तो बनेगा। E filled in the gas is equal to ER dot E filled in solid। तो गैस और सॉलिड के बीच में ये परमिटिविटी जो है एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की तरह काम करता है इन द केस ऑफ सॉलिड। ब्रेकडाउन इन गैस हाइयर होता है, पता है अपने को, चार्ज कंसंट्रेशन मोर होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मोर चार्ज इन वाइड होगा और ब्रेकडाउन स्टेप बाय स्टेप होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो गाइज ये जो था एक तरह से आप देखिए तो आपका कंप्लीट जो है सॉलिड डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट जो है, कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक पार्ट इज नाउ कंक्लूडेड। आपने देखा कि इसमें हमने 5 अलग अलग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट वन इज हम लोगों ने इंट्रिंसिक के बारे में बात किया, दूसरा हमने बात किया इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बारे में, तीसरा मैंने बात किया था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में, चौथा मैंने बात किया आपसे थर्मल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में, पांचवा जो कि दोनों एक साथ आता है ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो फाइनली हमने क्या देखा कि कुछ इंप्यूरिटीज के कारण और इन्वायरमेंट के कारण, जो इन्वायरमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिक गैसेज हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज गैसेज हैं, ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसके अलावा जो हमारे पास ओजोन गैसेज या बाकी और पोल्यूटेंट अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या सल्फर के पार्टिकल्स हो या आपके नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हो या किसी के भी पार्टिकल्स हो, वो मिल के इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अफेक्ट करता है। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी हो उसके कारण भी होता है, कुछ में स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम होती है इसलिए रप्चर कर जाता है, कई जगह पे क्या होता है स्विचिंग सर ज्यादा हो गया या लाइटनिंग हो गया, इस कारण भी जो हमारा थर्मल ब्रेकडाउन है वो हो जाता है। क्योंकि जैसे ही लाइटनिंग होगी तो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा हमारा जहां पे हमने इंसुलेटर लगाया हुआ है वहां बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगा, क्योंकि वो ई के रेस्पेक्ट में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के है। तो ई जैसे ही बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि WAC और WDC दोनों बढ़ जाएगा, दोनों ये स्क्वायर के टर्म में है, तो स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा तो वो सडनली WT को एक्सीड कर जाएगा और हमारा सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा उसमें। सॉलिड ब्रेकडाउन में एक चीज ये है कि सॉलिड ब्रेकडाउन ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम सिस्टम को रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैकेनिकल डैमेज होता है, हमें नया यूनिट ही रिप्लेस करना पड़ता है। जबकि सॉलिड और गैस में ऐसी बात नहीं है, उसमें हम लोग रीसेट कर लेते हैं वैल्यू को, लेकिन सॉलिड वाले में आप नहीं कर सकते हैं। लिक्विड और गैस में आप कर सकते हैं रीसेट, प्रॉपर्टी वापस ला सकते हैं, बट सॉलिड में एक बार ब्रेक हो गया तो आप वापस उसको नहीं ला सकते। So guys, the topic of conduction and breakdown mechanism in solid dielectric is completed now. Before that, conclude my lecture, I will request you, if you are visit first time in my channel, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताएं मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि उनको यहाँ पे भी बहुत सारी नई चीजें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे IKGPTU में हो या कपूरथले में हो, RGP में हो, RTU में हो, BTU में हो, AKTU में हो, GB में हो, कहीं भी हो। अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स और कलीग को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू।